एवरीवन, आई होप सो आप अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। मेरी तबीयत थोड़ी ठीक ना होने के कारण मैं वीडियो नहीं बना रही थी, जिस कारण से थोड़ा डिले हो गया 2-4 दिन। अभी भी थोड़े सा कोल्ड एंड कफ है, तो प्लीज़ आप थोड़ा सा इग्नोर कीजिए। जो इस चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले आपको पता ही है डे 1 से क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है। अगर वो क्लासेस नहीं देखी है तो मैं प्लेलिस्ट बना चुकी हूँ। आप प्लेलिस्ट में जाकर आपने जो भी है एसएसटी की प्लस आपके मैथ्स की प्लस आपकी सीडीपी के मेन टॉपिक्स हो रहे हैं, जिसमें जल्दी ही इसी वीक में मैं जल्दी से जल्दी फिनिश करवा दूंगी। जो मेन टॉपिक्स है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देन हिंदी का मैंने भी डाले हैं कुछ टॉपिक। इंग्लिश के 1-2 दिन में क्लासेस खत्म हो जाएगी, क्योंकि इसमें ज़्यादा चैप्टर नहीं है। मेन टॉपिक ही करवा रही हूँ जो एग्ज़ाम में हर बार प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है। अगर अगर मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आज हम जो है क्लास 7 की चैप्टर नंबर 6 पढ़ रहे हैं। फिर हमारी ज्योग्राफी की 8 क्लास की स्टार्ट हो जाएगी, जिसके 2 चैप्टर रह गए, ये वाला चैप्टर, इसके दैन इसके बाद 7 चैप्टर रह जाएगा। इसमें से इसके बाद हम हिस्ट्री क्लास 6 क्लास की शुरू करेंगे। इस वीक में मैं जल्दी से जल्दी मेन जो टॉपिक में से जब से ज़्यादा चैप्टर में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वही चैप्टर में आपको करवाऊंगी, लेकिन आपको पढ़ना पूरा है। ये नहीं है कि आप छोड़ दीजिएगा बीच में, नहीं, ऐसा नहीं करना, क्योंकि अभी है आपके पास टाइम तो इतना कर सकते हो कंटिन्यू। ठीक है। मेरा टारगेट जो है, मैं आपका जनवरी में 6 या 7 तक आपका सारा सिलेबस कवर करवाने की कोशिश करूँगी। फिर हम दैन प्रीवियस के प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे। ठीक है। विदाउट टाइम वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। मानव पर्यावरण के अनियोक्ति यानी उष्णकटिबंधीय और उपोष्ण प्रदेश कैसे होते हैं। रेणुका द्वारा बहुत उत्साही थी। उनके चाचा श्रीनगर लगभग में महीने के बाद आज घर में आए थे। वो फोटोग्राफी करते हैं, तो फोटोग्राफी में पिक्चर दिखा रहे हैं कि उन्होंने बताया कि वन्य जीवन में बहुत सारे चाचा ने प्रकृति से संबंधित पुस्तकों का परिचय दिया। दूर स्तर भूस्थल पर रहने वाले लोगों की तस्वीरें हमेशा आकर्षित करती है। ठीक है। ये इसके बारे में बता रखा है कि कपड़े कैसे होते हैं, उनका पहनावा कैसा होता है, तो उसके बारे में एकत्र करना, तो इसको पढ़ना नहीं है कि मछली। यहाँ पर जो उन्होंने दिया मेन अमेजन बेसिन के जीवन के बारे में दिया कि वहाँ का जीवन कैसा था, वहाँ का जलवायु कैसी थी, वहाँ का रहन सहन कैसा था, वहाँ के लोग कैसे रहते हैं, कौन कौन सी चीज़ें खाते हैं, कौन कौन सी चीज़ों को फसलें उगाते हैं, कौन कौन सी चीज़ों को ध्यान में रखते हैं। अमेजन बेसिन के विषय में जानने से पहले आप मानचित्र देखिए 6.2। देखिए 6.2 यहाँ पे मेंशन कर रखा है। 6.2 दक्षिण अमेरिका के अमेजन नदी है। यहाँ पर सारी अलग अलग प्रदेश दे रखा है। जैसे अमेजन नदी के पास है नदियाँ हैं, अमेजन नदी भी है, ब्राज़ील है, दक्षिण अमेरिका है, बोलिविया है, जगह का नाम है। तो ये चीज़ देखना जरूरी है, हमें क्या क्या पता होना चाहिए। ठीक है। अब उन्होंने कहा कि उष्णकटिबंधीय प्रदेश में कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य में स्थित है। देखिए मध्य में कर्क रेखा और मध्य मकर रेखा को नहीं पता, तो अगर एक रेखा खींची जाए तो उसके ऊपर ये होती है कर्क रेखा। दिस इज द कर्क रेखा एंड दिस डाउन इज मकर रेखा। ठीक है। मकर रेखा और कर्क रेखा के बीच में बता रखे कि इसके मध्य से होकर गुजरती है कौन सी, आगे कह रहे हैं भूमध्य रेखा 10 डिग्री उत्तर के 10 डिग्री दक्षिण के मध्य भूमध्य रेखा प्रदेश कहते हैं। इसको भूमध्य रेखा प्रदेश भी कहते हैं। अमेजन नदी भी इस प्रदेश से होकर बहती है, तो इस लाइन को रेखांकित कर लीजिए। ये इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे 10 डिग्री उत्तर में 10 डिग्री दक्षिण में भूमध्य रेखा प्रदेश है, इसमें अमेजन नदी भी बहती है। तो इसको राउंड शेप में बता देती हूँ। इसमें यहाँ पे राउंड शेप कर दी है मैंने। इस बात को ध्यान रखना कि कर्क रेखा मकर रेखा के मध्य में स्थित होता है, वो मध्य रेखा के 10 डिग्री उत्तर। अगर हम 10 डिग्री उत्तर की बात करें तो इस एरिया में 10 डिग्री उत्तर में और 10 डिग्री दक्षिण में, तो ये दोनों एरिया मिला के जो बीच में सेंटर है, ये कर्क रेखा से होकर जाती है, मकर रेखा उसके मध्य में स्थित है। ठीक है। अगर कह अब है जिस स्थान पर कोई नदी किसी अन्य जल राशि में मिलती है उसे नदी को मुहाना कहते हैं। अर्थात इनका कहने का अभिप्राय यह है कि सपोज कीजिए कोई नदी है, अब उस नदी में क्या करें, छोटी सी कोई नदी है, उसकी जो राशि है कहीं और जगह बनाकर एक और अदर मतलब उसी जगह से दूसरी जगह बहने लगी है, तो उस नदी को मुहाना कहते हैं। अमेजन नदी में बहुत सारी सहायक नदियाँ मिलकर अमेजन बेसिन का निर्माण करती है, यानी अलग अलग बेसिन बना हुए, ये नदी जैसे बह रही है, एक नदी जैसे बह रही है, एक ये बेसिन का निर्माण कर रही है। यदि बेसिन ब्राज़ील के भागों में पेरू के कुछ प्रदेशों में होता है, जैसे बोरीवली, इक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेजुएला के छोटे भाग से अप्रवाहित होती है, तो वहाँ से बहती है। अलग अलग नाम दे दिए तो उसे वहाँ से प्रवाहित होती है। इसमें यहाँ पे एक चीज़ दे रखी है, इसको इम्पोर्टेंट है कि स्पेन के अन्वेषकों ने इस नदी की खोज की जब वह सिर पर सुरक्षा कवच यानी हेड गियर लगा के रखे थे। ठीक है। ये याद रखिए ये पॉइंट।
इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि पूछ सकते हैं। तो स्थानीय आदिवासियों ने उन पर आक्रमण किया। इन आक्रमणकारियों ने उन्हें प्राचीन रोमन साम्राज्य के अमेजोन्स नामक महिला योद्धा के आक्रामक समूह की याद दिला दी। इस नाम से ही अमेजन पड़ा था। अमेजन नदी के बारे में बता रहे हैं। सहायक नदी के बारे में पढ़ लेते हैं। सहायक नदी वह नदी होती है जो एक छोटी नदी होती है और मुख्य नदी में मिलती है। मुख्य नदी अपनी सहायक नदियों की जिस क्षेत्र के पानी को बहाकर ले जाती है उसे बेसिन या जल संग्रह क्षेत्र कहा जाता है। अमेजन बेसिन विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन है। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। तो ये पॉइंट है। अब इसकी जलवायु कैसी है? भूमध्य रेखा सागर अमेजन की। जैसा कि आपने पढ़ चुके हैं या जानते हैं कि अमेजन बेसिन भूमध्य रेखा के आसपास फैला है। पूरे वर्ष गर्म और नम जलवायु रहती है। नम जैसे नमी बनी रहती है। यहाँ का मौसम दिन और रात दोनों लगभग एक समान रूप से गर्म और आर्द्र रहता है। जहाँ पे मौसम नमी वाला रहता है, कपड़े सूखना बहुत जल्दी नहीं होता, तो उस समय क्या होता है, शरीर में चिपचिपाहट महसूस होती है। तो इस प्रदेश में लगभग वर्षा होती है और वह बिना किसी चेतावनी के अचानक से हो जाती है। दिन का तापमान उच्च और आर्द्रता अति उच्च होता है। रात के समय तापमान कम हो जाता है, इसलिए आर्द्रता वैसे की वैसी बनी रहती है। वर्षा वन कहा जाता है। तो वर्षा वन के बारे में भी बता रहे हैं। इन प्रदेशों में अत्यधिक वर्षा होने के कारण यहाँ की भूमि पर सघन वन उग जाते हैं। वन इतने घने होते हैं कि पत्तियां और शाखाओं में छत सी बन जाती है। देखिए, अगर हम वन की वने की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे वन देखें, वन में बहुत सारे एक साथ पेड़ होते हैं। तो एक साथ पेड़ से क्या होता है, शाखाएं बन जाती है अलग अलग। तो उसी के बारे में वो कह रहे हैं। आगे कह रहे हैं, जिसके कारण सूर्य का प्रकाश धरती तक नहीं पहुंच पाता। यहाँ की भूमि प्रकाश रहित एवं बनी रहती है। यानी यहाँ पे प्रकाश नहीं पहुंचेगा तो क्या होगा, नमी बनी रहेगी और जो पौधे होंगे वो नम रहेंगे। यहाँ केवल वही वनस्पति पनप सकती है जिसमें छाया बढ़ने की क्षमता हो। परजीवी पौधों के रूप में आर्किड, ये इंपॉर्टेंट है, ब्रोमेलाइड पैदा होते हैं। यहाँ पे दो पेड़ों के नाम बता रहे हैं, परजीवी पौधों के नाम बता रहे हैं। तो इसको ध्यान में रखना है। अगर नहीं याद है तो मैं इसको रेखांकित करके बता देती हूँ। इस लाइन में सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे देखिए। आगे कह रहे हैं, वर्षा वन में प्राणी जात की प्रचुरता, जैसे टूकन, गुंजन पक्षी, रंगीन पक्षित्व वाले मकाओ और भोजन के लिए बड़ी चोंच वाले विभिन्न प्रकार के पक्षी जो भारत में पाए जाने वाले सामान्य पक्षियों से बिल्कुल भिन्न है। यहाँ पे पाए जाने वाले प्राणियों में बंदर, स्थोल, चींटी खाने वाले तैपियार भी यहाँ पाए जाते हैं। सर्प और सरीपर की विभिन्न प्रजातियाँ पाई जाती है। मगर, सांप, अजगर, एनाकोंडा, बोआ ऐसी प्रजातियाँ भी हैं जिनके अतिरिक्त हजारों कीड़े मकोड़े इन बेसिन में निवास करते हैं। मांस खाने वाले पिरान्या, मत्स्य सहित मछलियाँ पाई जाती है पिरान्या नाम की। तो इसको ध्यान रखना कि इम्पोर्टेंट है। अमेजन नदी में पाई जाने वाली विभिन्न विभिन्नताओं की दृष्टि से बेसिन असाधारण रूप से समृद्ध है। इसलिए ब्रोमेलॉइड एक विशेष प्रकार का पौधा है जो पत्तियों में जल को संचित रखता है। मेढक जैसे प्राणी इस जल के पॉकेट का उपयोग अंडा देने के लिए करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, क्या आप तुम जानते हो तो इसको रेखांकित कर लेना। मैं इसको फिर भी बता देती हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये जगह बता रहे हैं। तो इसके लिए ब्रोमेलाइड एक पौधा है जिसमें पत्तियाँ अपने जल अपने अंदर सोखती है और वहाँ पे जो मेंढक होता है वहाँ पे अपने अंडे देता है। ठीक है, वर्षा वन के निवासी कैसे होते हैं? यहाँ के लोग वन के कुछ वृक्षों को काटकर अपने भोजन के लिए फसल उगाते हैं। जैसे पुरुष के लिए शिकार करते हैं तथा नदी में मछलियाँ पकड़ते हैं। अब यहाँ पे नदी में मछली पकड़ते हैं जबकि महिलाएं फसलों पर ध्यान रखती है और वह तेपिकोक, अनानास, शकरकंद उगाते हैं। क्योंकि मछली और शिकार मिलना अनिश्चित होता था, ऐसे में महिला ही अपनी साग सब्जी अपने परिवार का भरण पोषण करती है। यहाँ पे इम्पोर्टेंट लाइन यह है कि कर्तन और दहन कृषि कैसे करते हैं। कर्तन और दहन कृषि के बारे में यहाँ पे बताया गया है। मुख्य आहार मेनियोग है। मेनियोग यहाँ पे ये सारी लाइन इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए प्लीज़ इनको सबको रेखांकित कर लेना क्योंकि मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ से पढ़ना स्टार्ट किया तो यहाँ से देख लीजिए। जिसे कसावा कहा जाता है, आलू की तरह ज़मीन के अंदर पैदा होता है। ये चींटियों की रानी अंडाकोश भी खाते हैं। कॉफ़ी, मक्का और कोक जैसी नकदी फसलें भी यहाँ पे उगाई जाती है। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है इसलिए ध्यान से पढ़ो। वर्षा वन के बारे में कह रहे हैं। वर्षा वन के बारे में ये कह रहे हैं कि वर्षा वन अत्यधिक घरों के लिए लकड़ी प्रदान करते हैं। कुछ परिवार के मधुमक्खी के छत्ते के आकार पर छप्पर के घरों में रहते हैं, जबकि कुछ लोग मल्लोक कही जाने वाले अपार्टमेंट जैसे घरों में रहते हैं। देखिए, मल्लोक मतलब एक बड़े घर में होता है जो बना बनाया होता है, जिनकी छत तीव्र ढाल वाली होती है। तो इसको पॉइंट को याद रखना क्योंकि ये छोटे छोटे पॉइंट आपके स्टेटमेंट या जंक्शन वाले क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। अमेजन बेसिन के लोगों का जीवन धीरे धीरे बदल रहा है। पुराने समय में वन के अंदर पहुंचने के लिए नदी मार्ग एकमात्र उपाय था, लेकिन 1970 में ट्रांस अमेजन महामार्ग बनने से वर्षा वन के सभी भागों तक पहुंचना संभव हो गया। अनेक स्थानों पर पहुंचने के हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर का उपयोग किया जाता है। इसके परिणाम स्वरूप वहाँ की भूमि
मूल आबादी को क्षेत्र से बाहर निकालकर नए क्षेत्र में बसाना पड़ा, जहां वे पौराणिक तरीके से खेती करते रहे। विभिन्न विकास की गतियों के कारण जैविक विविधता वाले वर्षा वन धीरे धीरे नष्ट हो रहे हैं। जैसा अनुमान है कि प्रतिवर्ष अमेजन नदी के वर्षा वन का बड़ा भाग लुप्त होता जा रहा है। क्या आप देख सकते हैं, वर्षा वन के लुप्त होने से व्यापक प्रभाव होता है। वर्षा के कारण मिट्टी की ऊपरी परत बह जाती है और वह सघन और बंजर भूमि में बदल जाता है। तो इस तरीके से बंजर भूमि में बदल के बता रहे हैं कि वर्षा कितनी तरीके से विनाश हो रहा है, कि पेड़ों को काटा जा रहा है और धीरे धीरे नुकसान हो रहा है। इम्पोर्टेंट था कर्तन और दहन पद्धति कैसा होता है कि किसान यहाँ पे वृक्षों और झाड़ियों को काटते हैं, उसको साफ करते हैं, फिर उसकी जो इसमें क्या करते हैं, वो काट कर भूमि को साफ करते हैं, फिर उसे चलाया जाता है, उसमें पोषक मिट्टी तत्व मिलाया जाता है। इससे साफ भूमि पर कुछ वर्षों तक फसलें पैदा की जाती है। साफ करके वहाँ पे फसलें उगाई जाती है। जब ये फसलें बार बार मिट्टी पोषक तत्व का अभाव हो जाता है, मतलब ख़त्म हो जाती है इसकी क्वांटिटी मतलब से इसकी क्वालिटी ख़त्म हो जाती है। वहाँ पे जो बार बार में उसको चलाएंगे तो उसमें यूजलेस हो जाएगा। तो इस टुकड़े को छोड़कर अगले टुकड़े में जाना फसल उगाने के लिए, तो इस दूसरे स्थान को साफ किया जाता है। फिर बीज पुराने खेतों में से छोटे छोटे वृक्ष उग जाते हैं और इस प्रकार मिट्टी में उपजाऊ बन जाते हैं। तो इसी प्रोसेस को हम, इस प्रक्रिया को भूमि के टुकड़े का पुनर्जोड़ सकते हैं। इसे कर्तन और दहन कहते हैं। ठीक है, ये याद रखना कि इम्पोर्टेंट है। आगे देखते हैं। पहले हमने पढ़ा था अमेजन नदी बेसिन, यानी वर्षावन बोलते हैं उसको। अब हम पढ़ेंगे गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में जीवन कैसा था। गंगा ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ मिलकर भारतीय उपमहाद्वीप में गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का निर्माण करती है। यह बेसिन उपोषण में वहाँ पे क्या था, उत्तर से दक्षिण भूमध्य सागर के कर्क रेखा और मकर रेखा में। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना माइंड में। दक्षिण उत्तर से लेकर उत्तर अक्षांश के मध्य में स्थित है। घाघरा, सोन, चंबल, कंगड़ी जैसी नदी, सहायक नदी यहाँ पे प्रवाहित होती है। एटलस की सहायता से इन सखियों को देख सकते हैं। यहाँ पे लिखा है गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान, पर्वत, हिमालय के गिरपाद तथा सुंदरवन डेल्टा है। चीन, नेपाल और भूटान, बांग्लादेश कर्क रेखा आपको दिखा दी। ठीक है, आगे गंगा ब्रह्मपुत्र है। आगे हम पढ़ते हैं। इस नदी की मुख्य विशेषता है कि मैदानी क्षेत्र में अनेक चाप झील होती है। चाप झील पता क्या होती है? देखिए, आपको मैं यहाँ समझा देती हूँ। चाप झील बड़ी नदी होती है, जब वहाँ पे अलग से अपनी नदियाँ बना लेती है तो उसको चाप झील कहते हैं। यहाँ की जलवायु मानसूनी जलवायु, मानसून जून से मध्य सितंबर के बीच में वर्षा होती है। ग्रीष्म ऋतु में गर्मी और शीत ऋतु में ठंडी होती है। भारत के मानचित्र में आप देख सकते हैं कहाँ पे है गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन। बेसिन के विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियों में जनसंख्या वितरण में पर्यावरण की प्रमुख भूमिका है। तीव्र ढाल वाले पर्वतीय क्षेत्र बसने के लिए प्रतिकूल है। गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की पर्वतीय क्षेत्र में कम लोग रहते हैं। मानव प्रवास के लिए मैदानी क्षेत्र सबसे उपयुक्त है। यहाँ की जलवायु घनत्व अधिक है। यहाँ की मिट्टी उपजाऊ है। जिन स्थलों पर फसल उगाने के लिए समतल भूमि उपलब्ध है, वहाँ के लोगों का व्यवसाय कृषि है। ठीक है, धान यहाँ मुख्य फसल है। धान की खेती पर्याप्त जल की आवश्यकता होती है। यहाँ पे वो चीज़ है, क्योंकि वर्षा होगी तो धान की खेती में पानी की आवश्यकता ज़्यादा होती है, इसलिए यहाँ पर धान की खेती ज़्यादा की जाती है। जहाँ जहाँ पानी की आवश्यकता होती है वहाँ वहाँ जैसे गेहूँ, मक्का, ज्वार, बाजरा सब यहाँ पे होगा। गन्ना, जूट जैसी नकदी फसलें भी उगाई जाती है। मैदान के कुछ क्षेत्रों में केले के बागान भी देखे जाते हैं। बंगाल, असम में चाय के बागान मिलते हैं। बिहार और असम के कुछ राज्यों में सिल्क के कीड़ों का संवर्धन कर सिल्क का उत्पादन किया जाता है। मध्य ढलान वाले पर्वतों पर, पहाड़ों पर, वेदिकाओं में फसलें उगाई जाती है। विभिन्न भूआकृतियों के अनुसार वनस्पतियों में भी विभिन्नता पाई जाती है। गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में सागवान, साखू, पीपल के साथ उष्णकटिबंधीय पर्णपाती पेड़ भी पाए जाते हैं। ब्रह्मपुत्र के मैदानी क्षेत्रों में घने बांस के घने झुरमुट पाए जाते हैं। डेल्टा क्षेत्र मैंग्रोव वन में घिरा है। जैसे उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश की ठंडी जलवायु, तीव्र धार वाले भागों में चीड़, देवदार और फर जैसे शंकुधारी वन पाए जाते हैं। देखिए, इसमें यहाँ पे घनत्व, जनसंख्या घनत्व का अर्थ है कि एक वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या है। जैसे सपोज उत्तराखंड का जनसंख्या घनत्व 199 है, पश्चिमी बंगाल का है 1029, बिहार का 1102 है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है। देवधार वाले में पानी की धान की खेती की सारे असम के बंगाल के चित्र दे दिया।
अब यहाँ पे है बेसिन में विभिन्न प्रकार के वन्य जीवन पाए जाते हैं। हाथी, बाघ, हिरण एवं बंदर आदि सामान्य रूप से पाए जाने वाले जीव है। एक सींग वाला गेंडा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में पाया जाता है। डेल्टा क्षेत्र में बंगाल टाइगर और मगर पाए जाते हैं। नदी के सांप, झील और बंगाल की खाड़ी में प्रचुर मात्रा में जलीय जीव भी पाए जाते हैं। रहे रोहू, कताल, हिसला मछलियों की सबसे ज़्यादा लोकप्रिय प्रजाति है। मछली और चावल इन क्षेत्र में रहने वाले लोगों का मुख्य आहार है। तो ये इंपॉर्टेंट है, मुख्य आहार है। वेदिका का निर्माण खड़ी ढालों पर समतल सतह पर बनाकर कृषि पर करने के लिए होता है। ढलान को इस तरह हटाया जाता है कि इसमें जल का प्रभाव तीव्रता से ना हो। ये वेदिका कृषि है। इस तरीके से आपको दिखा दिया सॉरी, ये वेदिका कृषि का दिखा रही थी मैं आपको, सॉरी टू से, किस तरीके से वेदिका कृषि को बनाया गया है। यहाँ पर जूम करके दिखा देती हूँ। ये देखो, खड़ी ढाल में विस्तृत पानी प्रवाह धीरे धीरे सब जगह प्रवाहित होता जाए, तो ये जरूरी है। आगे आपको दिखा दिया, ये मगर है, ये एक मिलने वाला साना है। अब आगे है मेन बातें पढ़ते हैं। जीविका का साधन है, ये केस स्टडी हुई थी, वहाँ के बारे में बताया है कि मनोद एक मछुआरा था जो गांव के मतवाली मोर गांव में रहता था। आज वह एक प्रसन्न व्यक्ति है, तो कुछ व्यक्ति है। मछलियों की विभिन्न प्रजातियों को पालने के लिए उसने अपनी सारी मछुआरा रविंद्र किशोर राजी के साथ चाप झील को साफ किया। झील में उगने वाले स्थानीय खपतवार जैसे वेलिनिया, हाइड्रेलिया, नीला मछलियों का भोजन बनता है। झील के आसपास की भूमि उपजाऊ होती है और इस भूमि पर धान, मक्का, दलहन जैसी फसलें बोया जाता है। खेत की जुताई के लिए भैंस का प्रयोग किया जाता है। वहाँ के लोग बहुत संतुष्ट हैं। नदी पकड़ने वे खाने या बेचने के लिए काफ़ी मछलियाँ, जिन्हें पकड़कर वो शहर के पास ले जाते थे और समुदाय प्रकृति समरसता बनाकर रहते थे। जब तक कि पास के शहरों में प्रदूषण झील तक नहीं पहुँचता, तब तक मत्स्य पालन का कोई खतरा नहीं है। इसी पे केस स्टडी है, उसके बारे में बताया। मेन इंपॉर्टेंट है, गंगा ब्रह्मपुत्र के अलावनी जल में एक प्रकार की डॉल्फिन पाई जाती है, जिसे हम स्थानीय भाषा में सुसु कहते हैं। ये डॉल्फिन अंधी डॉल्फिन भी कहा जाता है। इस उसके उपस्थिति से जल की शुद्धता का पता चलता है। रसायन की अत्यधिक मात्रा होने के कारण गैर औपचारिक, औद्योगिक और शहरी गंदगी इस प्रजाति से नष्ट हो रही है। ठीक है, सार्वभौमिक स्वच्छता कवरेज प्राप्त करने व स्वच्छता पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रयासों से तेजी लाने के लिए भारत के प्रधानमंत्री ने 2 अक्टूबर 1914 को स्वच्छ भारत अभियान का शुभारंभ किया था। तो ये ध्यान रखना है। गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में कई शहर और कब्जे हैं, जैसे इलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, पटना, कोलकाता। 10 लाख से भी अधिक आबादी वाले शहर में गंगा नदी के तट पर स्थित है। इन शहरों में स्थित उद्योगों का गंदा पानी बहकर नदी में चला जाता है, जिससे नदी प्रदूषित होती है। बेसिन में यातायात का सुविकसित तंत्र विकसित है। आप देख सकते हैं गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में यातायात के 4 सुविकसित है। मैदानी इलाकों के लोग सड़क मार्ग और रेल मार्ग एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं। नदी के तटीय क्षेत्रों में जलमार्ग यातायात का प्रभावशाली माध्यम है। कोलकाता हुगली नदी पर एक स्थित पतन है। मैदानी क्षेत्र में कई बड़े हवाई जहाज पतन भी हैं। पर्यटक इस बेसिन की महत्वपूर्ण क्रिया है। आगरा से यमुना के किनारे ताजमहल, आगरा गंगा यमुना नदी का संगम है। उत्तर प्रदेश बिहार में बोधसपूत है। लखनऊ का इमामबाड़ा है। असम में काजीरंगा है। मानस वन्य जीवन अभयारण्य वन। अरुणाचल प्रदेश की विभिन्न जनजातीय संस्कृति जैसे कई दर्शनीय स्थल है। क्या आप जानते हैं गंगा नदी के संरक्षण के लिए नमामि गंगे कार्यक्रम को शुरू किया गया था? तो इसको ध्यान रखना है। बस इस पार्ट में इतना ही है, जो आपको पढ़ना था बहुत ज़रूरी है। और जो मैं पार्ट आपको पढ़ा रही है इंपॉर्टेंट है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि आपको पियानो, जो हम पिरोने मछली के बारे में पढ़ा था, वो किस तरीके से घर बनाते हैं, उनके घर कैसे होते हैं, अपार्टमेंट कैसे बनाए जाते हैं। तो इन सारी चीज़ों को अपने पॉइंट्स में नोट करके आप खुद से लिख सकते हैं कि वेदिका कैसी होती है, वेदिका हम किस तरीके से किसी को ढलान बनाते हैं। कतहन और दलहन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस तरीके से। तो ये पॉइंट्स को ध्यान रखना। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।